हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। यह आपका जो अभी सिलेबस है इसमें रखा गया है आईएफएमएस के नाम से, और पहले जो पाका था उसमें ये चीज़ नहीं थी, इसमें डाल दिया है। एंड बिलीव मी, ये चीज़ डाल के बहुत अच्छा कर दिया है एसएसबी वालों ने, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको पूरे कंट्री की जो इकोनॉमी कैसे चलती है वो आपको समझ आ जाएगी। और यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बता दूंगा कि जो बुक है मेरी वो ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पे @CA लतीफ़ जो है उसमें डाल के रखी है। आप टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम पे @CA लतीफ़ सर्च करो तो आपको वहाँ पे लतीफ़ कॉमर्स एकेडमी का चैनल मिलेगा। वहाँ फाइल्स में जाओ तो आपको ये बुक मिल जाएगी, वहाँ पे मैंने ये नोट्स रखे हैं। दूसरी चीज़ जो मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि आप मेरे नोट्स को लेक्चर्स में नहीं बोलता हूँ कि आप उसको नोट्स बना लो, बट इस टॉपिक के प्लीज़ आप नोट्स भी बना लो, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है दोस्तों। तीसरी चीज़, बहुत सारे बच्चे का ये कन्फ्यूजन था कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम और इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम सेम है। द आंसर इज यस, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम और इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम सेम है। क्यों? जरा इसको तोड़ के पढ़ेंगे। बात हो रही है इंडिया के कंटेक्स्ट में, इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो कैसे मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, हम फाइनेंशियल सिस्टम को समझेंगे कि एक फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, फिर इंडिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे फाइनेंशियल सिस्टम को, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकता है, तो हम इंडिया के लेवल पे समझेंगे और फिर देखेंगे कि वो कैसे मैनेज किया जाता है, हाउ दैट इज बीइंग रेगुलेटेड। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम बोलो क्योंकि वो रेगुलेटिव ऐसे किया जाता है, तो आप इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम बोल सकते हो। ठीक है, तो इन्हें नाम अलग से रखा है मैनेजमेंट ऐड करके, बट है वही इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, तो फाइनेंस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो फाइनेंस कुछ नहीं है, मनी। ठीक है, आप भी फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए ही प्रिपरेशन कर रहे हो। अब मुझे बताओ मेरे दोस्तों, क्या इस पैसे का रोल होता है दुनिया में, जिंदगी, लोगों की जिंदगी में? हाँ सर, पैसे का ही रोल होता है। अगर देखा जाए तो जो भी सारी दौड़ धूप कर रही है पूरी इंसानियत, वो किसके अराउंड है? पैसों के अराउंड में। हाँ सर, सारा जो बोलते हैं ना वो सब मोह माया है, ऐसा बोलते हैं ना, सारी चीज पैसे के कंटेक्स्ट में ही चल रहा है। मैं जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे पैसे कमाने के लिए, आप लोग जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो पैसे कमाने, तो सारा चीज पैसे के कंटेक्स्ट में बातें हो रही है। तो कभी हमने सोचा ये पैसे कैसे मैनेज किया जाता है, कौन पैसे बनाता है, कैसे कंट्री में करेंसी फ्लोट होती है और किस तरीके से इसका फायदा हो जाता है कंट्री की इकोनॉमी पे, वो सारा चीज हम कोशिश करेंगे इस टॉपिक में पढ़ने की। एग्जामिनेशन कंटेस्ट में कुछ चीजें इसकी रिलेवेंट होगी, बट आपकी पूरी लाइफ के लिए ये दोनों लेक्चर्स, आज का लेक्चर और कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज आप इन दोनों लेक्चर्स को अच्छे से देखना। पहले लेक्चर में 10-15 मिनट में स्लो जाऊंगा, क्योंकि मुझे एक माहौल बनाना है, मुझे आपको बहुत सारी चीजें बनानी है, तो उसके लिए मुझे बेस बनाना है। अदरवाइज जो आपके सिलेबस में ये 4 चीजें हैं ये तो मैं सेकंड में कर सकता हूँ, बट इसके लिए जरूरी है कि आपको वो नॉलेज भी मिले, क्योंकि कल को आप जब जॉब्स में जाओगे मेरे दोस्तों, आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में एज एन अकाउंट्स ऑफिसर होंगे, तो आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने होंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए किस किस तरीके से हम अपने डिपार्टमेंट का फायदा करें, कौन सी चीजें क्या होती हैं। आपका ट्रेजरी डिपार्टमेंट में होगा या किसी और चीज, तो आपको पता होना चाहिए ट्रेजरी का रोल क्या होता है, कैसे पैसे आ जाते हैं, कैसे यूटिलाइज किए जाते हैं, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। जैसे इससे पहला वाला टॉपिक है देखो, वो है PFMS, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, तो कैसे फंड्स आते हैं और कैसे उनका यूटिलाइज होता है। तो आप दूसरे कंट्रीज में कि इंडिया में कैसे इन फंड्स को, इन पैसों को मैनेज किया जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब मुझे बता दो कंट्री की जो इकोनॉमिक वेलबींग जो है वो कैसे डिटरमाइन की जाती है। नॉर्मली सबसे बड़ा क्राइटेरिया क्या है? आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स सबसे बड़ा क्राइटेरिया क्या माना जाता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक वेलबींग का? सर GDP एक बेस्ट चीज़ है जो मानी जाती है कि उस कंट्री की GDP कैसी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो क्या मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस का मतलब कि कितना प्रोडक्शन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, कितना वो कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, किन चीज़ों का, गुड्स का और सर्विस का, उनकी जो मार्केट वैल्यू होगी। ठीक है, तो जितने इस कंट्री की GDP अच्छी होगी उतना इस कंट्री का स्टैंडर्ड अच्छा माना जाता है, इकोनॉमिक वेलबींग माना जाता है, और सारा चीज पैसे के कंटेक्स्ट में ही चलता है। अगर मैं आपको इकोनॉमिक्स बोलूंगा, इकोनॉमी क्या है क्रक्स में, तो आप क्या बोलोगे? इट इज ऑल अबाउट मनी, हाउ द मनी इज बीइंग अर्न एंड हाउ द मनी इज बीइंग स्पेंड। क्योंकि इंसानियत को अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही चीज के अराउंड में मतलब घूम रही है इंसानियत, वो है पैसे के कंटेक्स्ट में। अगर हम अपने रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को भी देखेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में सूरह आल इमरान में जब बोलते हैं कि मतलब कि इंसान को
कितनी भी चीज़ों के लिए मतलब ये चीज़ कर दी है, तो उसमें भी एक इंपॉर्टेंट है माल के बारे में। या और जगहों पे अलमाल वल बुन ज़ीनतुल हयात दुनिया है ना, माल और औलाद जो है दुनिया की जीनत है, आजमाइश है ये सारी चीज़ें। या फिर आता है अल्लाहुकुम मुत्तकासर हत्ता ज़ुर्तुमुल मकाबिर। ये सारी चीज़ें अगर देखा तो कहीं ना कहीं इंसान को पता है कि इंसान की फितरत में ये चीज़ें रखी गई है कि वो पैसे के पीछे दौड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली हम उस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के पार्ट बन चुके हैं, तो जो अपने आखिरी स्टेज पर है और वहाँ पर ही है कि अब इस पैसे को बेस्ट वे पे कैसे यूटिलाइज किया जाए, कैसे इसको मैनेज किया जाए। क्योंकि सारा मतलब अगर इंडिया मतलब इंसान के लिए ये चीज़ नहीं रखी होती ना, तो शायद फिर इंसानियत में वो चीज़ें नहीं रहती। फिर अगर इंसानियत में कुछ चीज़ तो रखना था कि जिसके पीछे ये सारी दौड़ धूप होती। अब देखो कि मतलब डिजिटलाइज हो रहा है सब कुछ मतलब इवन घर में सब चीज़ें अब डिजिटल हो रही है। पहले इंसान खुद कपड़े खुद होता था, अब वॉशिंग मशीन आ गई, टीवी को ऑन करने जाना पड़ता था, अब सारा रिमोट से कंट्रोल हो रहा है, लाइट्स रिमोट से कंट्रोल हो रही है। ये सारी चीज़ें हैं, इंसान मतलब उसी लेवल में जा रहा है, ऐश परस्त वो सब कुछ, और सबके पीछे क्या चल रहा है, पैसा। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम देखा जाएगा इस अब वही चीज़ आ रही है अगेन, हमें वो सब चीज़ें पढ़नी पड़ रही है अनफॉर्चुनेटली। हालांकि हमारा इस दुनिया में ये चीज़ गोल नहीं था, बट पढ़नी पड़ रही है तो पढ़ रहे हैं। अब हमें इस लेक्चर में, इस टॉपिक में हमें सीखना है कि ये पैसा कैसे मैनेज किया जाता है। तो पहले हम समझेंगे कि ये सिस्टम कैसे चलता है, ठीक है ना। अब मुझे बता दो, अब ये समझ तो हमें आ गया कि कंट्री में प्रोडक्शन तो जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा है। अब प्रोडक्शन कैसे ज़्यादा जल्दी हो जाएगी, कितनी मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे हो जाएगी। अब मुझे आप बता दो, अगर हम डिसाइड करेंगे कि जम्मू कश्मीर के हमने GDP बहुत अच्छी करनी है, हमें जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी बहुत अच्छी करनी है, तो हम क्या बोलेंगे, भाई यहाँ पे फैक्ट्रीज लगा लो। ठीक है, यही बोलेंगे, क्योंकि फैक्ट्रीज लगेंगे तो प्रोडक्शन हो जाएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो उससे इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा और उनका इकोनॉमिक सेटअप अच्छा होगा। ये तो समझ आया। अब मुझे बता दो कि फैक्ट्री तो मुझे लगानी है, मुझे इंडस्ट्रीज लगानी है। ये तो हमें समझ आया कि अगर हमें सपोज जम्मू कश्मीर की हम यहाँ पे बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर की जो इकोनॉमी है उसको हमें बढ़ाना है, तो हम क्या बोलेंगे, यार जम्मू कश्मीर में हमें वो जराया खोलने हैं जहां से जम्मू कश्मीर में पैसा आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रीज खोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और क्या खोल सकते हैं हम, टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट कर सकते हैं, तो यहाँ पे टूरिस्ट आ जाएंगे और उससे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, लोगों के पास पैसे आ जाएगा। ये सारी चीजें हम बोल सकते हैं। अब मुझे बताओ इन इंडस्ट्रीज के लिए क्या चाहिए। सर अगर इंडस्ट्री लगाने, अगर मैं बोलूंगा मुझे अपना बिजनेस करना है, या आप बोलोगे कि हम जॉब नहीं करेंगे तो हमें बिजनेस करना है, तो बिजनेस के लिए आपको क्या चाहिए। सर हमें बिजनेस के लिए चाहिए पैसा। अगेन बात घूम फिर के वही आ रही, किसी भी चीज के लिए पैसा ही चाहिए। वो बोलते हैं ना कि मनी कांट बाई हैप्पीनेस, बट इट्स मतलब टू क्राई इन ए BMW और टू क्राई एट योर होम, या जो भी चीज़ होगी, तो मे बी यू विल फील कंफर्टेबल इन क्राइंग इन द BMW। अल्लाह बचाए किसी को वो नौबत आ जाए कि उसको अपनी ज़िंदगी में रोना पड़े, अल्लाह हर किसी को खुश रखे। तो कहने का मतलब है कि घूम फिर के बात पैसे पे आ रही है। अब एक चीज़ इमेजिन करो कि मेरी कंडीशन देखो, मैं बोल रहा हूं कि मुझे बिजनेस करना है, बट उसके लिए मुझे लग रहे हैं पैसे, तो मैं क्या करूंगा। सर मैं पहले जॉब करूंगा, कहीं पे कमाऊंगा, फिर जाके वो करूंगा, फिर जाके पहले पैसे सेव करूंगा और फिर जाके मैं वो बिजनेस करूंगा जब मेरे पास उतने पैसे आएंगे। क्या मेरे पास कोई और तरीका है। सर हाँ, आपके पास एक और तरीका है, आप लोन लेने जाओ। अब मैं जाऊंगा बैंक के पास लोन लेने, वो बोला है कि आप कुछ दिखाओ तो आपके पास एसेट वैसेट कुछ है जो आप मॉर्टगेज रखोगे, और गारंटर लाओ, ये सारी चीज़ें रहती है। फिर वो चीज़ें होती है कि हाँ मेरे पास गारंटर, तो फिर मैं क्या करता हूँ, लोन लेता हूँ बैंक से और फिर जाकर मैं इन्वेस्ट कर लेता हूँ। अब इन बैंक्स का देखो, बैंक का मैकेनिज्म क्या रहता है, कभी देखा है बैंक का मैकेनिज्म क्या रहता है, बैंक कैसे कमाता है। हाँ सर, बैंक क्या करता है, बैंक लोगों को लोन देता है। अब ये मैंने बोला कि मुझे इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है, तो बैंक जो है ये मुझे क्या देगा, लोन देगा। बैंक के पास पैसे कहां से आएंगे। सर बैंक भी क्या करता है, कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है। सपोज मैं जॉब कर रहा हूं और मेरी सैलरी सपोज 50,000 है, तो मैं बोलता हूं मेरे खर्चे 20,000 हो रहे हैं, तो मैं इन 3,000 30,000 जो पर मंथ कमाता हूं इसको क्या करूंगा, तो मैं इसको कहीं पे इन्वेस्ट करता हूं ताकि मुझे अच्छा रिटर्न मिले। तो एक सेफ माना जाता था कि मैं क्या करता हूं, मैं बैंक को देता हूं, मैं बैंक में जमा करता हूं 30,000, ट्रेडिशनल वे में ऐसा होता था। हम सब चीजें पढ़ेंगे क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है ये।
तो मैं बैंक को क्या करता हूं, बैंक में डिपॉजिट करता हूं। तो मैंने दे दिया बैंक को पैसे एज एन इन्वेस्टर, मैं सेविंग कर रहा हूं अपनी, मेरा जो बच रहा है पैसा वो मैं बैंक को दे रहा हूं। और वो बंदे जिनको पैसा चाहिए वो बैंक से लोन लेते हैं, बीच में बैंक अपना प्रॉफिट कमाता है। मुझे 5-6% सबसे ज्यादा मतलब इंटरेस्ट देता है नॉर्मली बैंक, और यहां पे इनको 11 से 13% लोन चार्ज करता है, और डिफरेंशियल 7% इंटरेस्ट वो खुद कमाता है। ये बैंक की अर्निंग होती है। तो बैंक्स क्या करते हैं यहां पे डील अगर देखेंगे तो बैंक क्या करते हैं, जो लोग होते हैं जिनके पास सरप्लस मनी होता है उनको बोलते हैं इन्वेस्टर्स। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टर्स। तो बैंक क्या करता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं मेरे दोस्तों उनको, और जो बोरोवर्स होते हैं उनको बैंक मिलाता है। इन्वेस्टर्स और बोरोवर्स को बैंक मिलाता है बीच में। इन्वेस्टर्स के पास सरप्लस पैसा होता है और बोरोवर्स को फंड्स की जरूरत होती है। अब बोरोवर्स वो बिजनेस भी हो सकते हैं, बोरोवर गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर कंट्री की जीडीपी बनानी है तो इसमें डेवलप करनी है, उसमें गवर्नमेंट का भी बड़ा रोल होता है। गवर्नमेंट को भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहां से ही फिर जो बाकी इंडस्ट्रीज हो गई उनको बाकी चीजें सप्लाई हो जाएंगी, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। रोड्स कंट्री को अच्छी बनाने, अगर रोड्स अच्छे नहीं होंगे तो एक चीज, अगर जम्मू कश्मीर में आप इंडस्ट्री बनाओगे उसके लिए जो रॉ मटेरियल गुजरात से आएगा तो आने में ही अगर रोड ही नहीं होगा तो वो कैसे पॉसिबल होगा? वो रोड्स तो गवर्नमेंट बनाएगी, तो गवर्नमेंट को भी फंड चाहिए। तो हमें समझ आया कि बोरोवर्स है उनको पैसा चाहिए, और इन्वेस्टर्स है जिनके पास सरप्लस पैसा है, तो उनके बीच में आते हैं बैंक्स और बाकी इंस्टीट्यूशंस, वो मीडिएटर का रोल प्ले करते हैं। तो ये जो एक सिस्टम बन गया, आप समझ लो ना, एक सिस्टम बन रहा है कि बैंक है, यहां से बोरोवर है, यहां से ये लेंडर्स है या इन्वेस्टर्स है, ये इन्वेस्टर्स लेंडर्स ये पैसा बैंक को देते हैं या और जो ऑर्गेनाइजेशन उनको देते हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशन उन बंदों को देते हैं जिनके पास क्या होता है, नीड होती है मनी की। और उस तरीके से क्या होता है, मतलब उनको नीड होती है तो वो प्रोडक्शन करेंगे, वो सर्विसेज देंगे जो भी उनको करना होगा, और प्रोडक्शन हो जाएगा तो जीडीपी बढ़ेगी। उनकी प्रोडक्शन के लिए जरूरी है उनको पैसा सोर्स होना चाहिए, और जो प्रोडक्शन करेंगे जिस वजह से ओवरऑल कंट्री की इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी। आप 10 कंपनीज लोगों कुछ भी नहीं है, 10 इंडस्ट्रीज खड़ी करोगे तो वो 10 इंडस्ट्रीज कुछ ना कुछ बनाएंगे तो जीडीपी बढ़ेगी। बट इस 10 इंडस्ट्रीज को जो पैसा चाहेगा वो कौन देगा? वो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे। तो ये जो सिस्टम है इसको बोलते हैं फाइनेंशियल सिस्टम। समझ आया मेरे दोस्तों? तो हम अगर बोलेंगे फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, ये एक सिस्टम, हम बोलते हैं ना कोई भी सिस्टम क्या होता है, डाइजेशन सिस्टम, तो जो सारे ये इंटरलिंक चीज होती है, ठीक है ना, बोलते हैं ना। तो उस सिस्टम में क्या है, देयर आर सम पीपुल हु हैव सरप्लस मनी, दे वांट टू इन्वेस्ट इट, देयर आर सम पीपुल हु नीड द मनी, and there are some institutions who act as the intermediaries between these lenders and these borrowers, and this whole system is known as financial system। समझ आई बात? सर हमें अच्छे से समझ आया कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, ये पूरा मैकेनिज्म जो है इसको फाइनेंस सिस्टम होता है, और हमें ये पढ़ना है इस पूरे टॉपिक में इंडिया के कंटेक्स्ट में। तो पहले हम क्या करेंगे, कुछ चीजें पढ़ेंगे बेसिक्स, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे मेन टॉपिक पे, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कैसे बना दिया गया। तो सबसे पहला चीज क्या आया, सबसे पहला रोल जो आता है इनका फाइनेंशियल सिस्टम का, वो है कि जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा मनी होता है, वो उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये फाइनेंशियल सिस्टम इस तरीके से बनाया जाता है कि लोगों के पास वो जराया होते हैं कि वो उसको इन्वेस्ट करें। अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो मेरे पास एक वैसा मार्केट बना दिया गया है, कंट्री का सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम ऐसे डेवलप किया गया है कि मैं वहां पे इन्वेस्ट करूं। एग्जाम्पल, मैं कहां पे इन्वेस्ट करूं मेरे दोस्तों? सर आप बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हो, सर आप बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हो, और बैंक में भी आप सेविंग अकाउंट में रख सकते हो कि ताकि आप कभी भी उनको निकाल सकते हो। सर आप एफडी कर सकते हो, आप क्या बोलते हो उसको, पोस्ट ऑफिस में रख सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, सर आप शेयर्स खरीद सकते हो। सुना है आपने शेयर्स का प्राइस? हाँ सर, कंपनीज के शेयर्स होते हैं तो आप इन शेयर्स को खरीद सकते हो। सब चीज हम पढ़ेंगे, तो वहां पे आप लगा सकते हो, शेयर्स पे आपको डिविडेंड मिलेगा, शेयर्स का प्राइस बढ़ता है, उससे आप कमा सकते हो। तो आपकी जो पैसा, अगर आप पैसा कमाओगे, मैं पैसा कमाऊंगा, सैलरी जो मुझे आएगी, जो खर्चा ठीक बाकी घर में लॉकर में रखूंगा, तो दैट इज वेस्टेज ऑफ मनी। क्योंकि आप लोग पढ़े हो इकोनॉमिक्स, आपने पढ़ा है इन्फ्लेशन नाम की कोई चीज होती है जो
परचेजिंग पावर ऑफ द मनी है वो दिन ब दिन कम होता है। तो अगर मैंने इस साल में 2 लाख रुपया कमाए और उसको घर में रखा, अगले साल आज मैं 2 लाख में जो खरीद सकता था अगले साल नहीं खरीद सकता उनमें, क्योंकि वैल्यू कम हो जाएगी। हम बार बार घर में ये बात करते हैं कि मैं जब 2005 में श्रीनगर में था तो हम 10 रुपए की 10 रोटियां लाते थे और वो 1 रोटी और एक्स्ट्रा देता था। आज वही 10 रुपए में सिर्फ 2 रोटी आ रही है, तो परचेजिंग पावर ऑफ द मनी कम हो गया। तो पैसा को फालतू में तो रख नहीं सकते हो। जो घर में लोग पैसा रखते हैं वो बेवकूफ़ी करते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू तो दिन ब दिन कम होती है। तो तभी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री 2016 में बोला कि ये जो घर में पैसा रखते हैं इनको किसी ना किसी बैंकिंग सेक्टर में लाना है। क्यों? वो जो मतलब हम उस पर चैलेंज कर सकते हैं यार, डेमोक्रेसी पॉलिटिकल मूव था, फेलियर था, वो अलग बात है। बट अगर देखा जाएगा उनका एक रीजन ये भी था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन का किस्म क्या था कि मतलब जो भी पैसा ये मतलब ऐसे ही लोग घरों में रखते होते, तिजोरी में रखते हैं, ये इकोनॉमी के सर्कुलेट नहीं होता है तो कंट्री की जीडीपी में फर्क होता है। जब यही पैसा कंट्री मतलब इकोनॉमी में आएगा, सर्कुलेशन में आएगा, बैंक्स में आएगा और बैंक्स लोन देंगे इंडस्ट्रीज को, वो प्रोडक्शन करेंगे, तो ओवरऑल तो इसी से इकोनॉमी बढ़ेगी ना। अदरवाइज ये पैसा अगर सब लोग कमा के घरों में ही रखेंगे तो सर्कुलेशन में आएगा नहीं, तो कैसे ग्रोथ हो जाएगी। तो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस ऑफ द डिमोनेटाइजेशन, जो हम बोल सकते हैं एक प्लस पॉइंट था डिमोनेटाइजेशन का। बाकी वो फेलियर हुआ, द इंप्लीमेंटेशन वाज रॉन्ग, वो अलग बात है। तो इसको चैनलाइज करने के तभी उन्होंने बोला कि हम डिजिटल इंडिया लाएंगे, ताकि सारे पैसे जो पैसा बटुए में पड़ता है क्यों ना उसको बैंक में लाए, ताकि बैंक उसको पर्टिकुलरली यूज करे और उससे बेस्ट चीजें हो जाएंगी कंट्री के लिए। क्योंकि आप मनी को भी एक पर्टिकुलर लिमिट तक इशू कर सकते हो, बैलेंस शीट, उससे ज्यादा आरबीआई उससे ज्यादा नहीं कर सकते। क्या है आरबीआई, कैसे करेंसी इशू करते, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो और कहां पे कर सकता हूं सर, एक नया कंसेप्ट आया है म्यूचुअल फंड्स, वो भी हम पढ़ने जा रहे हैं। सर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हो, तो ये मेरा तरीका है इन्वेस्ट करने के लिए। तो फाइनेंशियल सिस्टम में ये फैसिलिटीज मुझे दी जाएंगी कि एक इन्वेस्टर के पास ऑप्शंस होंगे कि वो कहीं कहीं पैसा जहां वो चाहे पैसा लगा सकता। तो ये पैसा आया, अब क्या होगा, जिन जिन लोगों को ये पैसा चाहिए उनको ये इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। जैसे अगर आप शेयर्स खरीदते हो किसी कंपनी को तो आप कंपनी को डायरेक्टली पैसा देते हो। म्यूचुअल फंड्स खरीदते हो, कैसे वो वर्क करता है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बोलूंगा। या आप बैंक्स को दोगे और बैंक्स आगे लोन देगा इंडस्ट्रीज को, बिजनेसेस को, और फिर जाके उससे क्या होगा, वो डेवलपमेंट करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे और ओवरऑल जीडीपी आपकी बढ़ जाएगी। अब क्या होता है दूसरी चीज, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का वो रखा है @CLatif, जहां पे आपको बुक मिलेगी, ठीक है दोस्तों, इसको भी मैं रब करता हूं। दूसरी चीज क्या है, किसी भी बिजनेस के लिए मेरे दोस्तों आप मुझे बता दो, मेनली जब आपने अभी तो अकाउंटेंसी तो आपने पढ़ ली है, तो 2 कैपिटल जो बिजनेस की नॉर्मली होती है, एक उसको पैसा चाहिए जो लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए चाहिए, जो उसको फिक्स्ड एसेट्स के लिए चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको, फिक्स्ड कैपिटल। किसी भी बिजनेस को, जितने भी बिजनेस बड़े हो जाएंगे फिर उनको क्या चाहिए, एसेट्स में जो उनको पैसा लगेगा उसके लिए उनकी फिक्स्ड कैपिटल चाहिए होती है। और सर जो रोजमर्रा की जिंदगी मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए जो इसको खर्चे चाहिए, पैसा चाहिए, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो आप देखोगे बिजनेस में एक होता है जो उन्होंने अपना पैसा लगाया होता है वो कैपिटल, और मतलब बड़ी बड़ी बिजनेस की बात कर रहा हूं, कंपनी के लेवल पे सोचो, जो वहां पे शेयर कैपिटल है, या बड़ी बिजनेस ही प्रॉपर्टर की जो उसका अपना पैसा है वो, और उसने बैंक से लोन लिया होता है जिसको टर्म लोन बोलते हैं, जो जिसकी बाज़ाब्ता ईएमआईज होती है, जो एक साथ पे नहीं करना होता है, ठीक है। तो वो उससे वो मशीनरी खरीदता है, बड़े बड़े एसेट्स खरीदता है, उसको टर्म लोन बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, वर्किंग कैपिटल। आपने पढ़ा होगा कैश क्रेडिट लिमिट, बैंक ओडी, जो रोजमर्रा की खर्चात के लिए होता है। अब बिजनेस को वही चीज बात है, बिजनेस मतलब मैं सोचा मैं इंडस्ट्री लगाऊंगा, जीडीपी बढ़ेगी या इकोनॉमी बढ़ेगी, पर मेरे पास उतने पैसे है नहीं, तो मैं बैंक से क्या लूंगा, ये फिक्स्ड लोन लूंगा, टर्म लोन लूंगा। इससे मैं वो मशीनरी लगा सकता हूँ, वो फैक्ट्री लगा सकता हूँ, बट उसको चलाने के लिए जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेरे हो जाएंगे, स्टॉक चाहिए मुझे, रॉ मटेरियल चाहिए, उसके लिए मैं बैंक से क्या लेता हूँ, बैंक फैसिलिटी देते हैं एक बंदे को कि आप इतना अमाउंट तक 10 लाख का, 1 लाख का, 1 करोड़ का, जितना भी पैसा है आपको कैश क्रेडिट लिमिट सैंक्शन की जाती है, आप उतना निकाल सकते हो जितना बैंक को लगता है कि आपकी क्रेडिट वर्थिनेस है, और उससे क्या होता है कि आप खरीद सकते हो पैसा।
ये चीजें पहले ही खरीद सकते हो। या तो था कि अगर ये फाइनेंशियल सिस्टम ऐसे नहीं होता तो आपको पहले कमाना पड़ता, फिर जाते आप रॉ मटेरियल परचेज करते। बट इन इंस्टीट्यूशंस का वहां पे होना, ये चीज क्या दर्शाता है कि आप लोगों को वो चीजें आसान हो गई। तो आपको अब बिजनेस करने के लिए खुद से पहले कमा के या रिश्तेदारों से लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास इंस्टीट्यूशंस है जिनसे आप पैसे ले सकते हो। तो इस तरीके से क्या हुआ कि एक मार्केट, दो मार्केट्स आ गई, फिक्स्ड कैपिटल मार्केट और वर्किंग कैपिटल मार्केट। तो हम पढ़ेंगे फिर जो फाइनेंशियल एसेट्स में, जब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से मतलब बिजनेस को जो जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं उस तरीके से ये फाइनेंशियल सिस्टम को बनाया गया है कि जो जो चीजें आपको रिक्वायरमेंट है ये मार्केट आपको ये चीजें देगी, आप उन चीजों को लोगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि बिजनेस को फिक्स्ड कैपिटल पड़ सकती है जरूरत, मतलब लॉन्ग टर्म लोन्स जरूरत पड़ सकते हैं, या कंपनी के कंटेक्स्ट में जब मैं आपको भी बता दूंगा तो वहां पे कैसा पैसा लगता है, क्योंकि अभी तक आपने प्रोप्राइटर पढ़ा है और आपने पार्टनरशिप पढ़ा है, कंपनी आपने अभी नहीं पढ़ा। तो कंपनी थोड़ा मैं डिस्कस करूंगा, तो फिर फिक्स्ड कैपिटल आपको अच्छे से समझ आएगा, और रोजमर्रा के खर्चा के लिए उनके लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो वो भी ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। और जहां तक गवर्नमेंट की बात है, मैंने बोला कि आप कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने, बिजनेसेस ठीक है वो इंडस्ट्रीज बना देंगे, तो क्या उसी से जीडीपी बढ़ेगी? नहीं सर, उनको फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट को भी अपने इकदाम करने हैं। वो आपने पढ़ा था, आपने टेक्स्ट में पढ़ा था कि गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटीज देता है या रोड्स बनाता है। रोड्स तो इसीलिए बना रहा है ना कि कम्युनिकेशन में, कन्वीनियंस में ईजीनेस रहे। और अभी मैंने इंडस्ट्री का एग्जांपल दे रखा है, जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री लगाऊंगा तो मुझे रॉ मटेरियल अगर गुजरात से लेना तो रोड तो अच्छी होनी चाहिए ना, कि वो टाइमली सप्लाई हो जाए। और जम्मू कश्मीर से जैसे निकलता है फिर सेब वेब या सब कुछ निकलता है, तो रोड्स अच्छी होनी चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं है अभी तक, ताकि ये माल जो इनका प्रोड्यूस है ये जल्दी पहुंच जाए। अगर इसमें थोड़ा सा भी डिले हो जाता है वो खराब हो जाता है, तो रोड्स अच्छी होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत पड़ती है। फिर हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट टैक्सेस से कलेक्ट करती है। तो अब मुझे बताओ, टैक्स तो आपने पढ़ा सर, प्रीवियस ईयर का कंसेप्ट है, असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट है, जहां तक डायरेक्ट टैक्स की बात है। तो गवर्नमेंट तो बजट तो अभी निर्मला ने बोला कि इस साल आएगा, मतलब अभी जो तुमने बजट भी पढ़ा कि इस साल हम इतना कमाएंगे, इस साल खर्चा करेंगे, बट कमाने का तो टैक्स की लायबिलिटी तो अगले साल आती है। कुछ परसेंटेज जो है एडवांस टैक्स के रूप में देना पड़ता है, बट सारे लोग देते नहीं है, तो गवर्नमेंट को डेफिसिट हो सकता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को स्कूल्स है, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट को रोड्स बनाने हैं, गवर्नमेंट के बाकी डिपार्टमेंट है, इन सब की सैलरी वैलरी। तो हो सकता है कि अभी गवर्नमेंट को टैक्सेस से पैसा ना आ जाए। जैसे अभी लॉकडाउन हुआ था तो 4-5 महीने तो पूरी इकोनॉमी बंद रही, कोई जीएसटी वेस्ट तो कुछ आया नहीं, लोगों का एडवांस टैक्स भी नहीं आया, तो गवर्नमेंट को पर खर्चे तो करने पड़े, कोविड के चक्कर में एम्प्लॉयज की सैलरी तो देनी पड़ी। तो गवर्नमेंट के पास पैसे कहां से आएंगे? सर गवर्नमेंट क्या करता है, अपनी सिक्योरिटीज इशू करता है, बॉन्ड्स इशू करता है, और बैंक्स या बाकी इंस्टीट्यूशंस उनको खरीदते हैं, और उस तरीके से गवर्नमेंट अपना जो डेफिसिट है वो पूरा करते हैं। आपने पढ़ा ना कि गवर्नमेंट ने बोले कि 36% पैसा जो हमें खर्च हो जाएगा वो हम इन द फॉर्म ऑफ लोन्स लेंगे। तो वो कहां से लेगी गवर्नमेंट? दैट आर नोन एज जीसैक मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। इनको भी हम आगे फाइनेंशियल मार्केट में पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, अभी मैं जस्ट माहौल बना रहा हूं। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ जो कंट्री में होते हैं उसके लिए भी फाइनेंशियल सिस्टम, अभी मैं सिर्फ फाइनेंशियल सिस्टम बताता हूं वो कितना इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। पहले क्या होता था ना कि मैं वही बोल रहा हूं कि अगर मैं बता रहा हूं, मैं जिस कंपनी में जॉब कर रहा हूं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हमारा जो एक प्रोजेक्ट आता है ना दोस्तों, एक प्रोजेक्ट इमेजिन करना, मैं बोल रहा हूं कि एक प्रोजेक्ट हमारा है, उस प्रोजेक्ट में हमारा कम से कम 10 से 15 हजार करोड़ का खर्चा होता है। कितना मैं बोल रहा हूं? 10 से 15 हजार करोड़। अभी हम क्या कर रहे हैं, अपनी एक रिफाइनरी का एक्सपेंशन कर रहे हैं, खाली एक्सपेंशन कर रहे हैं। पानीपत में हमारी रिफाइनरी है जिसमें हमारी जो कैपेसिटी है वो 15 MMTP है, मिलियन मैट्रिक टन पर एनम। अब हम उसको 15 से 25 बना देंगे ताकि हमारा प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए वहां से। क्यों? ठीक है ना, हम ऑयल, पेट्रोल, डीजल बनाते हैं, और पेट्रोल और डीजल कितना इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए। अगर पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ये जो हम बना रहे हैं, इंडस्ट्रियल फ्यूल्स बना रहे हैं, अगर हम इस चीज को नहीं बनाएंगे तो आपको नहीं लगता है कंट्री पूरी ठप हो जाएगी? क्योंकि चलाने के लिए आपको पेट्रोल डीजल, गाड़ियां चलाने के लिए जिनके थ्रू सारा ट्रांसपोर्टेशन, वो उनमें पेट्रोल डीजल लगता है। और पेट्रोल डीजल अगर देखा जाए इंडिया में मैक्सिमम 4 कंपनीज बनाते हैं, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और रिलायंस का उतना नहीं, मतलब ठीक है, यही 4 कंपनीज बना रही है। अगर ये पेट्रोल डीजल नहीं बनाएंगे तो पूरी कंट्री की इकोनॉमी ठप हो जाएगी। और इस तरह से कोल है आपका, वो भी इतनी इंडस्ट्रीज में लगता है, या मेनली ये ऑयल सेक्टर है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज होते हैं, इनमें जो इन्वेस्टमेंट्स होती है ना वो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में होती है। मैं बोल रहा हूं कि हमारा वो जो प्रोजेक्ट है कि 15 से हमें 25 MMTPA करना है, जो आपको फिगर 15 से 25 10 का लगता है, उसमें हमारा जो खर्चा है ना दैट इज 30,000 करोड़।
तो पहले जमाने में जब फाइनेंशियल सिस्टम इतने अच्छे से बना नहीं था, ये चीजें लोग तो सोच ही नहीं सकती। एज अ कंपनी, हमारी कंपनी है इंडियन ऑयल, ये कंपनी है, कोई सोच ही नहीं सकता था कि वो इतने पैसे लाएगा। तो पहले क्या होता था, ये चीजें क्या होता था, गवर्नमेंट अपने पास रखती थी। तो ये जो कोर सेक्टर्स होते थे गवर्नमेंट के अपने पास होते, तो गवर्नमेंट ये बनाता था सब कुछ। बट फिर जब लगा कि इकोनॉमी ऐसे नहीं चलेगी, तो लिबरलाइजेशन पॉलिसीज 1991 में नरसिम्हा राव ने लाई। तो उसने बोला कि प्राइवेट सेक्टर ये सब कुछ आ सकता है, ये सारी चीज कर सकता है, ठीक है ना। एलपीजी जो बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हम अपने पैसे पे ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते, लेट द ग्लोबल प्लेयर्स कम इन इंडिया। जैसे ये वाली गवर्नमेंट भी क्या करती है, पहले बोलते नहीं फॉरेन से पैसे नहीं आने हैं इंडिया में, बट उनको लगा कि नहीं भाई इट्स नॉट पॉसिबल, तो अब हर किसी में एफडीआई ने खोल के रखा है ना। तो यहां पे मेरे कहने का मतलब क्या था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पहले पॉसिबल नहीं था। अब जो फाइनेंशियल सिस्टम इतना अच्छा है, अब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम की वजह से हम ग्लोबल लोन्स ले पाते हैं, हम फॉरेन कंट्री से लोन ले रहे हैं, क्योंकि इंडिया में हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। और ग्लोबल मार्केट जब बन गया तो हम वहां से खरीदते हैं, वहां पे अब अगर सस्ता मिल रहा है। तो एक कंसेप्ट है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, देयर इज अ कंसेप्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, हाउ द थिंग्स आर बीइंग मैनेज्ड इंटरनेशनली, हाउ द फाइनेंस आर बीइंग मैनेज्ड इंटरनेशनली। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए भी बहुत जरूरी है कि ये फाइनेंशियल सिस्टम, अब वो 10,000 करोड़ और 15,000 करोड़ 20,000 करोड़ जो हमें खर्चा हो रहा है, तो क्या हम वेट करेंगे हमारे पास इतना पैसा आएंगे तो तब हम बनाएंगे? नहीं, हम बैंक से लोन लेते हैं। बैंक्स एक्यूमुलेट करता है, हर इन्वेस्टर से थोड़ा थोड़ा फॉरेन से पैसा आता है, उनको लगता है कि इंडिया में अच्छी ग्रोथ होगी तो यहां पे इन्वेस्ट करते हैं। पढ़ते होंगे आप, एनआरआईज इधर इन्वेस्ट कर सकते हैं, वन पर्सन कंपनी खोल सकते हैं जो इस बजट में आ गया। इसी तरह चीज है, कोशिश करते हैं कि जितने लोग यहाँ पे पैसा लगाएं और वो यहाँ पे यूटिलाइज हो जाए। तो ये जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, ये पॉसिबल ही नहीं था उन कंपनीज के लिए खुद से बनाना अगर ये फाइनेंशियल सिस्टम नहीं होता। तो फाइनेंशियल सिस्टम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे मदद करता है? थ्रू द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। और एक लास्ट चीज जो है, प्लीज ये नोट कर देना, क्योंकि ये चीज आपको मेरी नोट्स में नहीं मिलेगी। मेरे नोट्स जो है वो स्पेसिफिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ये जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ ये आपके लाइफ पर्सपेक्टिव से है मेरे दोस्तों। आपको लगेगा बोर, बट ये टोटल आपके आज की लेक्चर और कल की लेक्चर 1.5 से 2 घंटे हो गए, बट ये आपकी जो लाइफ 24 घंटे तो दिन में मिलते हैं, और आज तक आपने इतने घंटे कमाए, मतलब यूटिलाइज किए होंगे, आई विल नॉट से वेस्ट किए होंगे, बट प्लीज वहां पे थोड़ा और बर्दाश्त करना। ये 1-1.5 घंटा जो टोटल होगा ये भी अच्छे से देखना, आपको बहुत मजा आएगा और बहुत वैल्यू एडिशन हो जाएगी। और क्या करता है ये फाइनेंशियल सिस्टम, जो आपने समझ लिया कि कुछ इंस्टीट्यूशंस है, कुछ लोग हैं इन द कैटेगरी ऑफ लेंडर्स, कुछ लोग हैं इन द कैटेगरी ऑफ बोरोर्स, उन सबको मिलाता है और उस तरीके से करता है, चलता है ये निज़ाम। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, वो है ट्रेड डेवलपमेंट। ट्रेड को डेवलप करने के लिए, एक तो इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए भी इस फाइनेंशियल सिस्टम का इतना रोल है कि उनको लोन्स प्रोवाइड करता है। इसी तरह से ट्रेड को डेवलप करने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, 2 एग्जाम्पल्स देता हूँ मैं आपको, एक इंडियन कंटेक्स्ट में देता हूँ, ग्लोबल डोमेस्टिक देता हूँ और ग्लोबल देता हूँ, ठीक है। मैं डोमेस्टिक मैं इंटरनेशनल की बात करता हूं, फिर डोमेस्टिक में बोलता हूं, डोमेस्टिक में भी ये होता है। देखना ये सारी चीजें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में और कितना इंपॉर्टेंट है, और ये चीजें मैं प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में करता हूं, जो मेरा जॉब प्रोफाइल है। बीइंग इंडियन ऑयल, हमें ना एक इक्विपमेंट खरीदना है फॉरेन से, मतलब हमें एक इक्विपमेंट खरीदना है। हमारी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, मतलब हम क्रूड से पेट्रोल बनाते हैं, तो उस रिफाइनरी को जब हमें लगाना है, उसमें हमें कुछ चीजें हैं जो इंडिया में नहीं मिलती है, वो हमें फॉरेन से मिलती है, ठीक है यहां तक। अब जब फॉरेन बिडर मुझे मिल गया तो मैंने उसको अवार्ड कर दिया टेंडर, ठीक है। वो बोला ठीक है ये पंप है, ये मैं तुम्हें भेजूंगा और इसका जो कॉस्ट आएगा वो $2 मिलियन आएगा। उसने मुझे बोला कि आई विल गिव यू इन $2 मिलियन, ठीक है। मिलियन को मियो भी बोलते हैं, MIO, मियो, ठीक है। तो $2 मिलियन मुझे इसको देने हैं, दैट इज $20 लाख में मुझे उसको खरीदना है, उससे ये पंप। अब हमारे पास वैसे बड़े बड़े पंप लगते हैं जिनकी इतनी कॉस्ट होती है, इससे भी बड़े होते हैं, ठीक है ना। तो अब मुझे बता दो, ये बंदा जो अमेरिका में बैठा है और मैं इंडिया में हूं, मुझे ये पंप चाहिए, ये तो भेजेगा इसको शिप के थ्रू, फिर मैं यहां पे इसको ट्रांसफर करूंगा अपनी रिफाइनरी तक और वहां पे लगा दूंगा। टेंडर तो हो गया, अवार्ड ऑफ द परचेज ऑर्डर तो हो ही गया, पर डर क्या है यहां पे, इस बंदे को डर क्या है? इस बंदे को डर है कि अगर मैंने ये माल $20 लाख का बेचा, इंडिया मैंने भेजा ये माल, और ये बंदा मतलब आईओसीएल चलो इंडिया में बहुत बड़ी कंपनी हो सकती है, फॉरेन वाले को क्या बोलेगा यार, आईओसीएल कौन क्या,
तो ये बंदा बोलता है इंडियन ऑयल को, मैं तो तुम्हें माल दूंगा बट गारंटी क्या है कि तुम मुझे पैसे दोगे, है ना। तो मैंने अगर तुम्हें माल भेजा शिप से और इंडिया पहुंच भी गया माल, तो मुझे तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या फिर इंडिया आऊंगा ढूंढने की ये IOCL कहाँ है इनका दफ्तर, किसने PO इशू किया था, अच्छा कहाँ है, कौन है लतीफ, आजा भाई पैसे दे दे। तो नहीं कर सकता फॉरेन इन्वेस्टर। तो यहाँ पे ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है, जो फाइनेंशियल में एक पार्ट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये काम आते हैं। तो बैंक्स यहाँ पे काम आते हैं। तो यहाँ पे बीच में बैंक आते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे बैंक होता है। तो ये बोलता है कि मुझे तू बैंक से, ये अमेरिका का जो बंदा है, ये मुझे बोलता है मुझे अपने बैंक से एक लेटर ऑफ क्रेडिट दे दे। क्या दे दे? लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसको हम LC बोलते हैं शॉर्ट में। तो एक बैंक बीच में आता है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो बोलता है चल स्टेट बैंक ऑफ, मतलब अपने बैंक से मुझे गारंटी दे दे। तो इसका बैंक जो है, मेरा बैंक जो है IOCL का बैंक, इसके बैंक को ये बोलेगा मेरा बैंक क्या है, तो बैंक्स आपस में बात करेंगे। अब क्योंकि इतना तो पता है ना, बैंक्स इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, ठीक है, दे आर गवर्नड बाय इंटरनेशनल रूल्स, और बैंक्स को जानते हैं। अगर ये बैंक्स को भी नहीं जानेगा, बोलेगा अपने बैंक से मुझे एक काउंटर गारंटी दे रहे हैं, वो एक दूसरी चीज होती है। तो फिर बैंक्स बीच में आते हैं, बोलते हैं कस्टमर्स को हम नहीं जानते हैं, तुम पैसा दोगे। तो बीच में SBI आता है। SBI बोलता है भाई तू ये माल, तू ये क्या बोलते हैं, तू इसको माल दे दे, तू माल भेज दे इंडिया, और जो भी उसका डॉक्यूमेंट होगा वो अलग से एक पूरा टॉपिक है, उसमें हम जाना नहीं चाहते, मैं अलग से उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, बट वो आपके एग्जाम में नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे SBI गारंटर बनता है बीच में कि मैं पैसे दूंगा, और ये क्या हो जाता है, फिर ये इनको ट्रस्ट होता है इस पे, वो कैसे होता है मैकेनिज्म वो अलग तरह से, तो ये फिर माल बेच पाता, क्योंकि यहाँ पे SBI गारंटी दे रहा है कि अगर ये पैसे नहीं देगा तो मैं दूंगा। अभी नीरव मोदी का केस जो आया था लेटर ऑफ कंफर्ट का, वो कुछ इसी कंटेक्स्ट का था। वहां पे फ्रॉड जो हो रहा था PNB का, वो ऑफिशियल रूट्स के थ्रू नहीं हो रहा था, स्विफ्ट के थ्रू जो कन्वर्सेशन होता है इनका, वो उस चीज को बाईपास कर रहे थे, वो फ्रॉड के थ्रू गारंटी दे रहे थे। तो अगर ऑफिशियल कम्युनिकेशन के थ्रू गारंटी होगा तो यहाँ पे बैंक्स पिक्चर में आते हैं, और ये फिर इसको माल देता है, क्योंकि उसको पता है कि अब IOCL अगर पैसे नहीं देगा, ये SBI जो बड़ी कंपनी है, जो रेप्यूटेड है, उनसे मैं पैसे तो ले सकता हूँ। इसका बैंक बोलता है ठीक है यार, हाँ ये जेन्युइन है, हम SBI को जानते हैं, ये पैसे देगा। यहाँ पे क्या हो गया, बैंक ने क्या रोल प्ले किया, बैंक ने ट्रेड फैसिलिटेट कर दिया, जो ट्रेड हो ही नहीं पाता अगर बीच में बैंक की गारंटी ना आती है। तो इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाई कि ट्रेड हो जाए। अब ट्रेड हो जाएगा, अब ये चीज अगर आती ही नहीं इंडिया में, तो मैं रिफाइनरी कैसे बनाता, रिफाइनरी नहीं बना पाता तो पेट्रोल कैसे बनता, डीजल कैसे बनता, डीजल नहीं बनता तो बाकी इंडस्ट्रीज कैसे बनती, ट्रांसपोर्टेशन करता है तो कुछ भी नहीं पॉसिबल होता। तो ये रोल प्ले करते हैं ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और ये पूरा सिस्टम जो है, लोगों को पैसा चाहिए फिक्स्ड कैपिटल के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, और भी बाकी चीजें चाहिए। आप लोगों को लाइफ के साथ आपको रिस्क होती है, इंसान की अपनी लाइफ के साथ एक रिस्क होती है, तो उसके लिए वो लाइफ इंश्योरेंस लेता है, हेल्थ इंश्योरेंस लेता है। तो देयर आर सम इंस्टीट्यूशंस व्हिच प्रोवाइड यू दीज सर्विसेज, दे आर नथिंग बट द फाइनेंशियल सर्विसेज ओनली। तो आपको बिजनेस में रिस्क लगता है तो आप उसका इंश्योरेंस करते हो, तो ये भी तो फाइनेंशियल सर्विस है ना। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ये पूरा सिस्टम जो है जिसमें ये सारी चीजें हो रही है, इट्स नोन एज फाइनेंशियल सिस्टम। आई होप आपको फाइनेंशियल सिस्टम अच्छे से समझ आया होगा और आपको ये चीज कभी नहीं भूलेगी। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज मुझे बता देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी लाइव्स को लेके। हो सकता है कि आप एग्जाम के कंटेक्स्ट में कहीं और से पढ़ोगे, आप 10-15 मिनट में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, बट ये आपकी लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैंने तो आपको पहले ही बोला है, नॉलेज इज पावर। तो ये जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ा जिसमें ये सारी चीजें हैं, तो इसको अगर हम बाइफरकेट करें तो हम 4 चीजें मेनली होती है इस फाइनेंशियल सिस्टम में। तो ये जो पैसे के अराउंड में जितनी भी सारी चीजें हैं ना, इनको अगर हम सेग्रीगेट करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, तो ये 4 चीजों में फॉल करती है। नंबर 1, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या है, वो इंटरमीडियरीज, वो इंस्टीट्यूशंस जो मिलाती है इन बोरोर्स को और इन लेंडर्स को, उनको बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो मीडिएटर्स है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट वो है, मतलब इस स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिनके थ्रू ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड हो जाती है, उनको बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। दूसरा क्या रहा, ये जो फाइनेंशियल मार्केट है, एक अपने में एक मार्केट है ये, जिसे हम बोलते हैं ना कि वो मार्केट, जैसे हम श्रीनगर में बोलेंगे पोलो व्यू का आबी गुजर मार्केट है ना, वो एक मार्केट है। इसी तरह से फाइनेंस का भी अपना एक मार्केट है।
तो वो मार्केट जो है जहां पे ये ट्रेडिंग वेडिंग ये सब चीजों की होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मार्केट। दूसरा होता है ये जो सारी चीजें दी जाती है, ये लोन, ये शेयर, ये जीसैक, ये सारी चीजें वो कहां पे आती है, फाइनेंशियल एसेट्स में। सारा चीज फाइनेंस के कंटेक्स्ट में होता है, तो फाइनेंस में ये जो सारी चीजें होती है इनको बोलते हैं फाइनेंशियल एसेट्स। और जो फिर सर्विसेज दी जाती है उनको बोलते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। और ये सारे कंपोनेंट्स मिला के बनाता है फाइनेंशियल सिस्टम। तो ये कोई भी फाइनेंशियल सिस्टम होता है, तो किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम में ये चार चीजें आएंगे। क्या होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे, फाइनेंशियल मार्केट होगा, फाइनेंशियल एसेट होंगे और फाइनेंशियल सर्विसेज होंगे। ठीक है दोस्तों, हाँ सर, यहां तक हमें समझ आया कि फाइनेंस सिस्टम में ये चार चीजें होंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमें दो चीजें यहां पे ख्याल रखनी है। एक तो हमने फाइनेंशियल सिस्टम को पढ़ना है साथ साथ में, और दूसरी चीज जो हमें करनी है कि हमें इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़नी है। इंडिया के कंटेक्स्ट में हमें ये चीज पढ़नी है। तो इट मींस, क्योंकि यहां पे जो एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैनेजमेंट है। जो सिस्टम का पार्ट तो बन ही जाता है, बट द सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड इन सच वे दैट दिस थिंग इज मैनेज, दिस थिंग इज रेगुलेटेड। अब जैसे ये आपको एक फील आया कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होना चाहिए, ये आपको फील आया कि इस सिस्टम के लिए एक इंस्टीट्यूट तो होना चाहिए, अदरवाइज जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो बहुत ज्यादा होगी। मुझे लोन चाहिए, अब मैं कहां जाऊंगा, उस कॉलोनी में, सपोज मैं यहां पे इंडस्ट्री लगा रहा हूं, तो मैं क्या नोएडा में सब घरों में जाऊंगा कि आपको मतलब कुछ सेविंग है, आ जाओ मुझे दे दो लोन। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ बिजनेस टू गो टू द हाउस होल्ड एंड कलेक्ट द मनी। और वो देंगे भी क्यों, तो एक मीडिएटर बीच में आना जिसपे सबको ट्रस्ट हो, तो वो सारे लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे और फिर जाके एक बोरोवर आएगा, बैंक देखेगा कि ये जेन्युइन बंदा है कि नहीं है, तो लोगों को एक डर भी रहता है कि हमारा पैसा बैंक में सेफ है कि नहीं है। मैं आज एक पोस्ट पढ़ रहा था, तो वो लड़के ने लिखा था कि बैंक में जो होता है ना वो चेक वेक जहाँ पे साइन वाइन वो सारा करते हैं, तो वहाँ पे पेन होता है, तो उसमें पेन में कभी आप देखोगे उनने वो रस्सी से बंद किया होता है। बोला यार, इससे मुझे याद आया कि हम तो ये बैंक हम पे ये 5 रुपए के पेन के लिए भरोसा नहीं करता है और हम अपना लाखों का पैसा बैंक में रखते हैं, वो अलग बात है, ठीक है ना। हमारी भी मजबूरियां होती हैं और वो इन मजबूरियों का फायदा लेते हैं। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की नीड आ गई, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट तो होना चाहिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये एक ट्रस्टवर्दी इंस्टीट्यूट होना चाहिए? हाँ सर, ये तो ट्रस्टवर्दी इंस्टीट्यूट होना चाहिए। क्यों? इसके पास तो ये सारे लोग जो बंदे हैं, अपना मैं हूं, मेरा दोस्त है, बाकी लोग हैं, उनका जो भी बचता है, बेचारे औरतें अपने घर में रखते थे पैसे, मोदी ने बोला नहीं चलो तुम भी अपने बैंक में रखो। डेमोन्स्ट्रेशन के बाद अब इस 500 और 1000 के नोट को बराबर 8 बज गए, 8 बज के बाद कोई वैल्यू नहीं है, तो सारे दौड़े बैंक के पास। तो यह बैंक ट्रस्टवर्दी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए ना दोस्तों। ऐसा ना हो कि ये सब लोगों का पैसा लेके भाग जाएगा, जैसे नीरव मोदी का बोल रहे हैं, या दूसरा जो था क्या नाम था उसका, किंगफिशर वाला बना, विजय माल्या, वो तो लोगों का पैसा डायरेक्टली नहीं बोले बट इनडायरेक्टली। कैसे? लोगों ने बैंक्स को पैसा लिया, बैंक्स ने विजय माल्या को दे दिया, नीरव मोदी को दे दिया, वो उठा के भाग गए। समथिंग नॉट एग्जैक्टली, आप नहीं बोलना कि आपको केस करेंगे सर, प्रूव करके दे दो नीरव मोदी ने कैसे लिया, उसने कैसे लिया। तो बैंक्स एक फील आ रहा है कि इनको कोई रेगुलेट करना चाहिए। ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो ये लोगों से पैसा लेते हैं और आगे देते हैं, तो क्या पता है लोगों का पैसा किसी और को दे दें, इसका अच्छे से इस्तेमाल ना करें। तो ये लगता है कि इनको कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए। तो इंडिया में हमने जो फाइनेंशियल सिस्टम है इसको रेगुलेट करने के लिए हमने क्या कर दिया है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज बना दी गई है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता है, तो ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है इंडिया का, तो इसको तो हमने मैनेज करना है। तो इसको कौन मैनेज करेगा सर? इस इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम की जब हम बात करेंगे, इसको मैनेज करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दैट इज इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। अब कैसे कर दिया उसने बोला ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है हमारा, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। हाँ सर, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस फाइनेंशियल सिस्टम इज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो उन्होंने बोला हम एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बना देंगे जो क्या करेगी, जो इन इंस्टीट्यूशंस को गवर्न करेगी, जो इनकी वर्किंग पे नजर रखेगी। तो उन्होंने जो इंस्टीट्यूट बना दिया मेरे दोस्तों, क्या आप बोल पाओगे मुझे, क्या आप बोलोगे मुझे कि इनकी रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है? सर, इनकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोल रहे हैं। तो ये रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो जितने भी ये बैंक्स है, जितने भी ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है अदर देन बैंक्स,
बेस्ट एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द बैंक्स। तो ये जितने भी बैंक्स है या अदर देन बैंक्स जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ये जो इंटरमीडिएट्स है, दे विल बी गवर्नड बाय आरबीआई। तो इनको बोला जाएगा कि आप एज अ बैंक बनना चाहते हो, आप एक कंपनी बनाओगे जो एज अ बैंक काम करेगी, तो ठीक है, अपना बैंकिंग एक्ट में क्या करो, आरबीआई में पहले अपने आपको रजिस्टर करो, आप दिखा दो आपके डायरेक्टर कौन होंगे, आपके चेयरमैन कौन होंगे, वो ट्रस्टवर्दी पर्सन है कि नहीं, उनकी सारी चीज मंगाई जाएगी। तो वो कौन गवर्न करता है, तो इन बैंक्स पे कौन नजर रखता है, आरबीआई नजर रखता है। तो सबसे पहली रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दी इस फाइनेंशियल में, who will look after these financial issues and that is known as RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंशाल्लाह जब मैं ये एसएसबी के ये लेक्चर्स आपके अकाउंटेंसी के कंप्लीट करूंगा और फिर मेरे कुछ फाउंडेशन की कुछ कमिटमेंट्स है वो भी मेरी पूरी हो जाएंगी सेमेस्टर की, उसमें फाइनेंशियल इंस्पेक्टर का भी होगा, और फिर इंशाल्लाह मैं ऐसे वीडियोस लाऊंगा जिसमें आपकी हेल्प हो जाएगी, जैसे रोल ऑफ आरबीआई या बाकी चीजें भी लाऊंगा। तो यहां पे मैंने आपको जस्ट थोड़ा बता दिया कि आरबीआई बना दिया गया सेंट्रल बैंक विच विल रेगुलेट दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और ये दूसरे एक और चीज भी करता है, कंट्री की जो इकोनॉमी है ना, इसकी डेवलपमेंट में भी बहुत रोल प्ले करता है आरबीआई। कि कंट्री में आपको पता है कि इन्फ्लेशन होती है, डिमांड एंड सप्लाई की, पैसा अगर ज्यादा कंट्री में फ्लोट हो जाएगा तो चीजों की, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा तो वो ज्यादा खरीद लेंगे, तो वो चीजें क्या होती है, महंगी हो पाती है, क्योंकि मैं भी देने के लिए रेडी हूं, सारे देने के लिए रेडी होते, तो वो चीज महंगी हो जाती है। डिमांड एंड सप्लाई जो अपने इकोनॉमी में पढ़ा है, अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई लिमिटेड है तो उसका प्राइस बढ़ता है। तो उस इकोनॉमी को मतलब कंट्रोल करने के लिए भी आरबीआई बहुत रोल प्ले करता है। अगर उसको लगता है कि इकोनॉमी में पैसा ज्यादा है, अभी लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, गरीब मरेगा, तो ये क्या करते हैं, पैसे को खींच रहे हैं, तो उनके पास होता है सीआरआर, एसआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। तो ये कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाते हैं। सीआरआर क्या होता है कि बैंक को इतना पैसा आरबीआई के पास रखना है, अगर इसने उस रेशियो को बढ़ा दिया तो बैंक मार्केट से क्या होगा, पैसा इतना आरबीआई के पास चला जाएगा और मार्केट में पैसा कम होगा, तो लोग शांत हो जाएगा। वो जो रस्सी होती है पकड़ने की इसी तरह से स्ट्रेचिंग लिक्विडिटी इस तरह से इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। या हमारी कंट्री की जो करेंसी है उसकी वैल्यू, हम बोलते हैं अभी डॉलर के कंटेक्स्ट में हमारे रुपये की वैल्यू 70 है, 72 है, तो अगर ये वैल्यू डिवैल्यू हो गया, कम हो गया, 70 हो गया, 60 हो गया, इससे भी इकोनॉमी में फर्क पड़ता है। और अगर ये महंगा हो गया उससे भी इकोनॉमी में फर्क पड़ गया। अगर ये महंगा हो गया तो क्या होगा, हमारी कंट्री से जो बंदा एक्सपोर्ट करेगा तो उसको फायदा होगा, क्योंकि वो जितने ज्यादा डॉलर कमाएगा उतना उसका फायदा होगा, उसको ज्यादा आईएनआर मिलेगा। और अगर उल्टा होगा इसकी वैल्यू गिर जाएगी, मतलब वैल्यू उल्टे सेंस में बोल रहा हूं, इसकी वैल्यू अगर बढ़ जाएगी, मतलब ये 70 होता है, अब अगर 50 होगा तो एक्सपोर्टर का फायदा, बट अगर ये 70 की जगह 90 होगा तो जो बंदा इंपोर्ट करता है, तो मुझे डॉलर देने हैं, तो 20 लाख डॉलर मुझे देने थे, पहले 70 रुपीज के हिसाब से मुझे मिल जाता, अब 90 रुपीज के हिसाब से मुझे डॉलर मिलेगा, तो मेरा नुकसान होता है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सचेंज रेट वेरिएशन को भी मैनेज करता है आरबीआई। तो यहां पर आप सिर्फ इतना याद रखो कि फाइनेंशियल सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन, ये इंस्टीट्यूशंस है, इनको रेगुलेट करने के लिए क्या लाया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब दूसरा चीज है कि ये बैंक्स किसी मार्केट में प्ले करेंगे, तो उस मार्केट में जो होगा, वो जो मार्केट है उस मार्केट को भी रेगुलेट करना है। तो मार्केट फिर जो है जिसको फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं, कल नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो मैं ओवरव्यू देता हूं। ये जो फाइनेंशियल मार्केट्स है ये दो तरह के होते हैं, जहां पे मैंने पढ़ा ना कि आपको नीड जो बिजनेस को होती है दो तरह की होती है, एक कैपिटल नेचर की नीड्स होती है लॉन्ग टर्म, और शॉर्ट टर्म जो है नीड्स होती है। तो वहां पे दो मार्क्स है, कैपिटल मार्केट्स एंड मनी मार्केट्स। तो इन मार्केट्स को भी गवर्न करने की जरूरत है। तो इनको कौन गवर्न करता है, इनके लिए जो बना गया सेबी बना दिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1992 में एक्ट लाया, हालांकि सेबी जो सेटअप किया गया था 1988 में किया था। तो ये जो शेयर मार्केट अभी तुम पढ़ोगे, बॉन्ड्स इसके बारे में आपको कल बोलूंगा, उनको रेगुलेट करने के लिए कौन है, सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और मनी मार्केट के लिए आरबीआई भी है। तो ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज बना दी। और इस तरह से बाकी फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे इंश्योरेंस की सर्विसेज है, इंश्योरेंस की सर्विस देते हैं, जैसे एलआईसी है। अब इतने लोग एलआईसी में पैसा लगाते हैं, अगर एलआईसी भाग गया तो इंश्योरेंस कंपनीज भाग गई, आपने उनसे इंश्योरेंस कर दिया, ये पैसा ले लिया और ये भाग गई, या आपको फिर इन्होंने आपने इंश्योरेंस कर दिया गाड़ी का, और जब खुदा ना खास्ता गाड़ी को नुकसान हो गया, आप इनके पास गए, ये पैसे ही नहीं देंगे आपके, तो आपको नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। तो इनको भी कोई रेगुलेट होना चाहिए, तो इसके लिए लाया इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDA। या बाकी होती है फाइनेंशियल एसेट्स के लिए सेबी भी होता है, आरबीआई भी होता है। तो इसी तरह से ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज बना दी गई। इस फाइनेंशियल सिस्टम जो है इसको तो मैनेज करना ही करना है। तो इसके लिए क्या लाई गई, रेगुलेटरी अथॉरिटीज लाई गई।
अनफॉर्चुनेटली लाइट चली गई थी 1 मिनट के लिए, तो इनके लिए क्या गया, ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज लाई गई इंडिया में जो इनको मैनेज करे। तो हमने पढ़ा ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप कर दी, इसी चीज के लिए बना दी गई ताकि ये जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है इसको अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए इन्हें आरबीआई लाया, फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए इन्हें सेबी लाया, फाइनेंशियल एसेट वो सारी चीजें हैं जो इस फाइनेंशियल मार्केट में यूज की जाती है, और बाकी जो फाइनेंशियल सर्विसेज दी जाती है वो उसके लिए इंश्योरेंस, जैसे इंश्योरेंस के लिए IRDAI है, बाकी चीजें भी होती है इसमें। ठीक है दोस्तों, हाँ, और 45 मिनट्स हो गए हैं। मुझे लगता है कि ये जो बैंकिंग है नॉन बैंकिंग वाला है ये मैं आज ही डिस्कस करूंगा, ताकि फिर जो बाकी चीजें बची फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल सर्विसेज, इनको हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं मेरे दोस्तों, ये 2 तरह के होते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हमारे होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं नॉन बैंकिंग, दूसरा होता है नॉन बैंकिंग, या बैंकिंग में हम बोलते हैं डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन, और दूसरा होता है नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन। डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन और नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन में फर्क क्या है? डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन होता है जो लोगों से डिपॉजिट ले सकते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं, ये लोगों से डिपॉजिट्स लेते हैं और आगे इनको बोरोवर्स को लैंड करते हैं। तो बैंक का मेन रोल यही रहता है, लोगों से पैसे लेना सस्ते रेटों में और लोगों को पैसे देना महंगे रेट्स में, और अपना फिर इंटरेस्ट कमा देना। तो इस मीडिएटर तो है ही, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में वो मीडिएटर होता है। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिसमें बैंक्स आते हैं या बाकी डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन है, नॉर्मली इसमें सिर्फ हमारा यही आता है, क्या बोलते हैं इसको, जो ये करते हैं पोस्ट ऑफिस वाले होते हैं, बाकी नहीं करता है। और जो बाकी होते हैं उनको बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, दे आर डीलिंग विद द मनी बट दे आर नॉट बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, दे कैन नॉट टेक द पब्लिक डिपॉजिट्स। मतलब वो लोन वोन तो दे पाते हैं, ये क्रेडिट तो दे पाते हैं, ये लैंड तो कर पाते हैं, ये इधर लिख नहीं पा रहा हूं मैं इधर लिखूंगा, ये लैंड तो कर पाते हैं बट ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जो नॉन बैंकिंग कंपनीज होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये डिपॉजिट्स लोगों से नहीं ले सकते, इनके पास ये पावर नहीं दिया। तो अगर आप एक ऐसा कंपनी बनाना चाहते हो जो लोगों से पैसा ले भी और लोगों को पैसा दे दे, तो यू हैव टू बी इन इंडिया एज ए बैंक। जैसे जम्मू एंड कश्मीर बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो वो क्या होते हैं, वो उनके लिए एक बैंकिंग एक्ट भी बना दिया गया है कि आपको क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़े, और आपको अपने आरबीआई में भी रजिस्टर करना पड़ता है। और दूसरे होते हैं जो बैंक्स नहीं होते, मतलब दे डोंट एक्सेप्ट द डिपॉजिट बट दे प्रोवाइड द क्रेडिट फैसिलिटीज, उसमें आता है नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। आपने सुना होगा वर्ड NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, दैट इज अ फाइनेंस कंपनी दैट प्रोवाइड्स यू द फाइनेंस बट दैट इज अ नॉन बैंकिंग। बैंकिंग में क्या होता है, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स, बैंक्स एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट। तो आपको अगर मैं जस्ट आपको बताता हूं, आपने देखा होगा अगर आपके पास पैसा है, आपका अकाउंट SBI में, JK बैंक में हो सकता है, क्योंकि आप वहां पे पैसा डिपॉजिट कर सकते हो और उनके पास पावर है, वो लोगों से पैसे ले सकते हैं। बट NBFCs के पास पावर नहीं है। अब बोलोगे सर कोई एग्जाम्पल दे दो ना सर NBFC की, मैं बोलूंगा ले लो बेटा एग्जाम्पल, महिंद्रा फाइनेंस। महिंद्रा फाइनेंस सुना है? हाँ सर, हमारे यहाँ ट्रक्स वर्क्स होती है, उनका लोन नॉर्मली महिंद्रा फाइनेंस करता है। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। महिंद्रा फाइनेंस लोगों से पैसे नहीं ले सकते। आपका महिंद्रा फाइनेंस में अकाउंट है? द आंसर इज नो। बट ये लोन देती है। और यहां पे आप देखोगे बैंक्स नॉर्मली क्या करते हैं, लोन रेट सस्ता रखते हैं, और ये जो प्राइवेट फाइनेंस कंपनीज होती है लोन रेट ज्यादा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये ना किसी उस बंदे को भी देखें जिसकी क्रेडिट वर्थिनेस उतनी अच्छी नहीं है। बैंक आपको, जैसे आप JK बैंक के पास लोन लेने जाओगे, वो बोलेगा मुझे गारंटर दिखा दो, तब आपको लोन देगा। बट हो सकता है NBFC आपको 2% ज्यादा चार्ज करेगी, बट गारंटर नहीं मानेगी। इनके पास तरीके होते हैं, इनके पास बाउंसर होते हैं जो रिकवरी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो JK बैंक ये थोड़ा सा सेफ वे प्ले करते हैं। तो यहां पे आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपके 2 तरह के हो सकते हैं। अभी हम जिस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस खुद इन इटसेल्फ 2 वेज में होता है। मैं अगर लिखूंगा, चलो मैं नीचे लिख लेता हूं। तो एक तो आपके बैंक्स आ गए, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस आ गए, और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस आ गए। और ऊपर चलो मैं बताता हूं, अंदर से भी ये 2 तरीके से होते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, ये प्लीज नोट करना, ये मेरी नोट्स में नहीं मिलेगा। और दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। क्योंकि कंट्री की इकोनॉमी में भी अगर देखोगे ना, दोनों सेक्टर्स होते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। जैसे हम बोलते थे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था हमारी कंट्री में, जो बैंक्स के साथ लिंक नहीं था, ठीक है,
मतलब जो कैश में ही चलते हैं, वो अनऑर्गेनाइज, वो कहीं पे रजिस्टर्ड नहीं होते, उनको अनऑर्गेनाइज बोलते हैं। जैसे लोकल दुकानदार, ये सारी चीज़ें थे, उनका बैंक में के साथ कोई लेना, कैश में आता है, कैश में जाता है, हम बोलते हैं ना, उनको ज़्यादा इंपैक्ट हो गया। एक फेमस लाइन है, मैंने भी एक जगह लिखी थी। तो जो अनऑर्गेनाइज, हम बोलते हैं कि डिमोनेटाइजेशन ने अनऑर्गेनाइज सेक्टर को खत्म कर दिया, क्योंकि उन्हें कैश ही बंद कर दिया। आप देखोगे बड़े बड़े होलसेल मार्केट में सारा काम कैश में होता था, बट डिमोनेटाइजेशन में उनको बैंक्स में आना पड़ा, और बैंक्स में आपकी ट्रांजेक्शन आ जाते हैं, फिर आपको टैक्स वैक्स के उसमें आ जाते हो, घेरे में आ जाता है। अब देखने होता है डिमोनेटाइजेशन के वक्त कितने लोगों के नोटिस आ गए, क्यों? उनका पैन लिंक था बैंक के साथ। गवर्नमेंट ने ये चीज कर दी कि सारे लोगों को बैंकिंग सेक्टर में लाया, ताकि वहां से आपको पता भी चलेगा किस लोगों के पास कितना पैसा है और टैक्स क्यों नहीं दे रहे। फिर ये लोग दो चीजें खेली, एक तो मैंने आपको तब बताया था फाइनेंशियल इंक्लूजन, दूसरा ये चीज पता चलेगा कि कितना पैसा लोगों के पास है, फिर इनको नोटिस दी गई कि टैक्स क्यों नहीं देते हो आप लोग, वो भी यहां से पता चलता है। तो मैं क्या बोल रहा था आपको कि एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है जहां पे सारा चीज कैश में होता था। तो इसी तरह से जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की बात करें, वो भी दो तरह के होते हैं। एक ऑर्गेनाइज सेक्टर जो बाज़ाब्ता रजिस्टर्ड है, ये सारी चीजें, जिसमें आपकी ये बैंकिंग कंपनीज आती है और नॉन बैंकिंग कंपनीज। इसके बगैर भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। आपने सुना होगा मेरे दोस्तों, अपनी सोसाइटी में कोई बंदा होता है जो बोलते हैं कि ये ब्याज पे लोगों को पैसा देता है। वो एज ए बैंक नहीं होता है रजिस्टर्ड, वो जम्मू कश्मीर बैंक नहीं है, SBI नहीं है, बल्कि वो बंदा है, या कुछ वो प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट भी नहीं है, हमारे रजिस्टर्ड भी नहीं है, ऐसे ही बंदा जमा हो गए हैं, एक दो बंदे या 3-4 बंदे, वो जाके लोगों को पैसा देते हैं। अगर देखा जाए वो भी तो उस फाइनेंशियल सिस्टम का तो पार्ट तो है ना, बट दैट इज अनऑर्गेनाइज्ड, दे आर नॉट रेगुलेटेड बाय RBI। वो जो बंदा होता है हमारी सोसाइटी में, कोई अल्लाह बचाए इस चीज से, क्योंकि बीइंग मुस्लिम्स हमें तो इस चीज से कैटेगोरी मना कर दिया गया है कि इंटरेस्ट में अपने आप को इन्वॉल्व कर दें। उस कंटेक्स्ट में मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, बट कोई होता है कि जो लोगों को क्या करता है, सूद पे पैसे देता है, क्योंकि वहाँ पे वो अपनी लोगों की मजबूरियों का गलत फायदा लेता है। अगर वो चीज़ है, जो भी वो चीज़ें हैं, तो वो क्या है, व्हाट आर दे आर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, बट दे आर पार्ट ऑफ दिस फाइनेंशियल सिस्टम ना। तो ये फाइनेंशियल सिस्टम ओवरऑल भी एक अंदर में देखोगे तो अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड है। तो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ये भी अनऑर्गेनाइज्ड हो सकते हैं और ऑर्गेनाइज होते हैं। तो ऑर्गेनाइज में आपके बैंक्स आ जाएंगे और आपके ये नॉन बैंकिंग कंपनीज आ जाएंगे। और भी बाकी है जो म्यूचुअल फंड्स है, हालांकि मैं उनको फाइनेंशियल सर्विस में आपको कवर करा दूंगा म्यूचुअल फंड्स को, ठीक है, कैसे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बट उनको मैं यहाँ पे लूंगा। तो यहाँ पे दो चीजें बोलूंगा, बैंक्स, एक बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपका बैंक हो गया, जैसे जेके बैंक, वेके बैंक हो गया, और आपके नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हो गई, जैसे आपका ये आ गया, क्या बोलते हैं इसको, महिंद्रा फाइनेंस। म्यूचुअल फंड्स भी आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करके, क्योंकि वो भी तो सोर्स करते हैं फंड्स, बट इनको मैं आगे जब मैं फाइनेंशियल सर्विस में आऊंगा वहां पे मैं इन चीजों को कवर करूंगा, म्यूचुअल फंड्स को, ठीक है। तो बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, वो डिपॉजिट लेते हैं, बट नॉन, अगर आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, बैंकिंग जो ये होते हैं ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो डिपॉजिट भी लेते हैं कस्टमर से, बट नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स डिपॉजिट नहीं लेते, बट लोन ये भी देते हैं और ये भी देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था बैंकिंग सेक्टर के कंटेक्स्ट में। तो इनका रोल क्या होता है, ये लोगों से पैसे लेते हैं और फिर जिनको चाहिए होगा, इंडस्ट्रीज को, बिजनेस को, गवर्नमेंट को, उनको ये चीजें प्रोवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो कल के लेक्चर में हम फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें हम पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, और फाइनेंशियल एसेट्स क्या क्या होते हैं, किस तरीके से बैंक्स ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर्स, कॉल मनी, नोटिस मनी, ये सारी चीजें हम GSEC, ये सब हम डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में। और फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे, और कल के लेक्चर में हम इस पूरे टॉपिक को, इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को कंप्लीट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते